हेलो बच्चों, आज हम ज्योग्राफी का 5th चैप्टर ओशियन करंट्स पढ़ने जा रहे हैं। ज्योग्राफी के 4 चैप्टर्स हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। एक्सप्लेनेशन आप लोगों को मिल चुका है। आई होप के सारे लेसन, सारे वीडियोस आपने देखे होंगे और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ओशियन करंट्स के बारे में। बच्चों, ओशियन तो आपको पता ही है। ओशियन जो हमारे अर्थ पर पानी का बड़ा हिस्सा, जो अटलांटिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है, आर्कटिक ओशियन है, तो ऐसे 4 बड़े ओशियन हमारे अर्थ पर मौजूद हैं। 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और फिर 4 मेन ओशियंस हैं। तो ओशियन करंट्स के बारे में आज हमको पढ़ना है। असल में करंट्स का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, एक्चुअल में पानी जो बहता है, जो फ्लो पानी का चलता है। तो ओशियन में पानी का फ्लो किस तरीके से होता है, किस तरीके से पानी जो है मूव करता है, ओशियन में पानी की जो मूवमेंट है उसको ओशियन करंट्स कहा गया है। अब ये मूवमेंट्स ओशियन में किस वजह से होती हैं और इसका क्या इफ़ेक्ट होता है हम पर, हमारी अर्थ पर या मरीन लाइफ पर, ये आज हमको इस लेसन में पढ़ना है। तो बच्चों, पहले हम शुरुआत करते हैं कि देखो, ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट यहाँ पर दिखाया गया है जिससे हमको ओशियन की मूवमेंट समझने में आसानी होगी, बहुत आसानी होगी। हालांकि ये स्कूल्स वगैरह में तो टीचर्स बताते भी नहीं हैं, लेकिन मुझे लगा कि जब तक ये नहीं समझोगे ना, तब तक ओशियन मूवमेंट भी आपको सही तरीके से समझ में नहीं आएगी। अब देखो, जैसे ये एक बड़ा सा ट्रे है, उस ट्रे को आप समझ लो कि ये आपका ओशियन है। उसमें पूरा हमने पानी भर दिए, ज़्यादा पानी भर दिए, ठीक है। एक बड़ा ट्रे लिया हुआ है, उसमें उस ट्रे को जो है पानी से भर दिया गया है और पानी से भरने के बाद में उसमें छोटे छोटे से प्लास्टिक के टुकड़े डाल दिए गए हैं, ठीक है। अब प्लास्टिक के टुकड़े जो है वो हल्के होते हैं क्योंकि उनकी डेंसिटी कम होती है। तो प्लास्टिक के टुकड़े जो है वो पानी पर फ्लोट करने लगते हैं, पानी पर फैल जाते हैं, नीचे सिंक नहीं होते, वो पानी पर ही रुके रहते हैं, ठीक है। अब देखो, नीचे एक बर्नर दिया गया है। उस बर्नर को इस ट्रे में जब अलग अलग साइड पर आप लगाओगे तो बर्नर की वजह से ट्रे गर्म होगा, ट्रे गर्म होगा तो पानी गर्म होगा। अब जिस साइड पर बर्नर होगा ना, और जहाँ का पानी गर्म होता रहेगा, तो पानी गर्म होने से पानी की डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। जो कोल्ड वाटर होता है, यानी गर्म पानी की बनिस्बत जो पहले पानी इसमें था वो थोड़ा ठंडा था, तो ठंडे पानी पर तो ये सब तरफ एक जगह पर रुके हुए थे। लेकिन जब हमने पानी को गर्माहट देना शुरू किए तो पानी गर्म होने से जो वाटर है, जो पानी है ट्रे के अंदर, उसमें जिस जगह पर पानी गर्म हो रहा है उसकी डेंसिटी कम हो रही है, जिसकी वजह से पानी में मूवमेंट हो रही है। अब पानी में मूवमेंट होगी तो फिर जाहिर सी बात है, जो ऊपर टुकड़े हैं प्लास्टिक के, वो भी मूव करना शुरू करेंगे। जहाँ पर गर्म पानी है, गर्म पानी से ठंडे पानी की तरफ वो मूव करना शुरू करेंगे, वार्मर से कोल्डर वाटर की तरफ। ओके, फिर समझ जाओ, तुमने बर्नर की प्लेस चेंज कर दी है, उसको उसके अपोजिट डायरेक्शन में रख दिए। अब जैसे पहले तुमने एक जगह पर बर्नर रखा हुआ तुमको दिखाई दे रहा है, वहाँ से जो है वो टुकड़े जो है वो वहाँ से हटकर इस तरफ आ रहे हैं। अब तुम थोड़ी देर के बाद क्या करो कि ये बर्नर को हटा के इस तरफ रख दो, तो जो यहाँ पर जमा हुए टुकड़े हैं वो उस तरफ चले जाएंगे। पानी यहाँ का गर्म होगा जब, तो वार्मर वाटर से वो कोल्डर वाटर की तरफ मूव करेगा। समझ में आया? और इस तरीके से एक सिचुएशन फिर ऐसी आ जाएगी कि ये जो मूवमेंट है ये सर्कुलर मोशन में होना शुरू हो जाएगी। तो बिल्कुल ऐसा ही बच्चों ओशियन के साथ में भी होता है कि ओशियन में भी ठंडे पानी और गर्म पानी जो टेम्परेचर है
एक तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओशियन करंट्स का रीज़न है टेम्परेचर, के टेम्परेचर का डिफरेंस, कहीं पर ठंडा कहीं पर गर्म, इसकी वजह से ओशियन करंट्स होते हैं। दूसरी मेन रीज़न है डेंसिटी ऑफ वाटर, के जहाँ पर थिकनेस है वाटर की, जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है, तो वहाँ से गर्म पानी की तरफ से ठंडे पानी की तरफ जो है फ्लो बढ़ता है, क्योंकि गर्म पानी की डेंसिटी कम होती है, ठंडे पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है, ये मूवमेंट करते हैं। और तीसरा मेन रीज़न है प्लानेटरी विंड्स, कि हमारी हवा में मौजूद जो हमारे सरफेस पर जो हवा चलती है, प्लानेटरी विंड्स का मतलब होता है बच्चों कंटिन्यूसली विंड्स जो मूव करती हैं, ठीक है। कंटिन्यूसली मूविंग विंड्स को प्लानेटरी विंड्स कहा जाता है, जो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो ये 3 मेन रीज़न है ओशियन करंट्स के लिए, ओशियन में पानी के जो मूवमेंट्स होती हैं उसके लिए, ठीक है। तो अब देखो हम पढ़ने जा रहे हैं, लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। ये एक्सपेरिमेंट मैं आपको बता चुकी हूँ, अब देखो वहीं से शुरुआत है। इट विल ऑक्योर टू यू दैट एज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीजेज द प्लास्टिक सीक्वेंस मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब जैसा कि ये एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको बताई कि टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज हुआ, तुमने एक तरफ बर्नर रखे, आग जली और पानी को गर्माहट मिली, गर्म होने लगा पानी, टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा, तो जो प्लास्टिक के सीक्वेंस थे, जो प्लास्टिक के टुकड़े थे, वो क्या करने लगे, मूव करने लगे एक जगह से दूसरी जगह पर। एज द टेम्परेचर राइजेज, फिर जैसे जैसे टेम्परेचर और बढ़ता जाता है, द डेंसिटी ऑफ वाटर डिक्रीजेज, जो गर्म पानी है उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। जो उसकी थिकनेस, डेंसिटी का एक तरीके से मतलब होता है थिकनेस, जो पानी की थिकनेस है वो कम हो जाती है। एंड इट बिकम्स लाइटर, और वो हल्का हो जाता है, पानी क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। एंड देयरफॉर द वाटर हैविंग लोअर टेम्परेचर विच इज हैवियर रिप्लेस द वाटर विथ हायर टेम्परेचर, और इस वजह से क्या हुआ कि वो पानी जिसका टेम्परेचर कम है, यानी अब बर्नर देखो एक साइड में लगा हुआ है, जिस साइड में बर्नर लगा हुआ है वहाँ का पानी गर्म है, और उसका अपोजिट डायरेक्शन में पानी उसकी बनिस्बत थोड़ा सा ठंडा है। तो जो लोअर टेम्परेचर है वो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो लोअर टेम्परेचर विच इज़ हैवियर, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, रिप्लेसेस द वाटर, वो क्या करता है, वाटर को रिप्लेस करता है, और विद द हायर टेम्परेचर, जहाँ पे गर्म पानी है उस तरफ, यानी गर्म पानी से ठंडे पानी से गर्म पानी की तरफ ऐसा मूवमेंट शुरू हो जाती है पानी की, ठीक है। आफ्टर सम टाइम द सीक्वेंस स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन, और अब जैसे जैसे गर्माहट बढ़ती जाती है, तो जो सीक्वेंस है, जो टुकड़े हैं वो प्लास्टिक के, वो सर्कुलर मोशन में मूव करना शुरू कर देते हैं, एक राउंड शेप में मूव करना शुरू कर देते हैं। दिस मूवमेंट ऑफ दीज सीक्वेंस बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर, ये जो मूवमेंट है इन टुकड़ों की, वो किस वजह से है, पानी के फ्लो की वजह से है, पानी के बहाव की वजह से। पानी मूव, टुकड़े मूव नहीं कर रहे, एक्चुअली पानी मूव कर रहा है, जो वाटर है उसमें मूवमेंट हो रही है, गर्म पानी से ठंडे पानी की तरफ, ठंडे पानी से गर्म पानी की तरफ। तो ये जो मूवमेंट हो रही है पानी की, उसकी वजह से उसके ऊपर के जो टुकड़े हैं वो भी मूव कर रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही हमारे ओशियन के साथ भी होता है बच्चों। अब एक और एग्जाम्पल उसने हमको दिया है कि क्या हुआ, अ वेरी स्ट्रेंज इंसिडेंट ऑकर्ड इन द पैसिफिक ओशियन इन द ईयर 1992। अब देखो अभी हमने ट्रे, पानी और टुकड़े लेकर हमने एक एक्सपेरिमेंट किए, उससे हमने वाटर मूवमेंट को समझे, करेक्ट। अब देखो ओशियन में भी असल में सच में ही ऐसे मूवमेंट होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल जो है उसने ये रियल इंसिडेंट से दिया है कि एक ऐसा वाकया पेश आया, एक ऐसा स्ट्रेंज इंसिडेंट हुआ, कब,
1992 में, कहाँ पर? पैसिफिक ओशियन में। अ कार्गो शिप सेल्ड टूवर्ड्स अमेरिका फ्रॉम हांगकांग। एक कार्गो शिप किसको बोलते हैं? वो शिप जो बहुत सारा सामान जो है लेकर जाती है ना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, तो जो उसको जो है कार्गो शिप कहा जाता है। जो लोगों को नहीं बल्कि जो सामान रहता है, जो गुड्स रहता है, उनको जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है उन शिप्स में। तो ऐसा ही एक बहुत बड़ा कार्गो शिप जो है वो अमेरिका से नहीं, टूवर्ड्स अमेरिका फ्रॉम हांगकांग, हांगकांग से अमेरिका की तरफ जा रहा था। वाइल ट्रेवलिंग थ्रू द पैसिफिक ओशियन नियर द हवाई आइलैंड, अ कंटेनर फुल ऑफ टॉयज फेल इनटू द ओशियन एंड ब्रोक। क्या हुआ कि जब वो सफ़र कर रहा था, ट्रैवलिंग कर रहा था पैसिफिक ओशियन में, तो हवाई आइलैंड के नज़दीक वो कंटेनर क्या हो गया, जो कि पूरा खिलौनों से भरा हुआ था, फुल ऑफ टॉयज, खिलौनों से भरा हुआ था, वो ओशियन में गिर गया और ब्रोक हो गया, यानी कि टूट गया। वो पूरा शिप ही क्या हो गया? टूट गया। उसके सारे जो बक्से थे, जितने भी गुड्स थे, वो सारे के सारे पानी में इधर से उधर मिल गए, सब टूट गए। Around 28,000 रबर टॉयज स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन द ओशियन। अब तुमको पता है कि रबर जो है वो पानी पे फ्लोट होता है, वो सिंक नहीं होता है। तो ऐसे 28,000 टॉयज थे जो क्या करने लगे? ओशियन वाटर में ऊपर फ्लोट करने लगे। अब बक्से तो टूट गए, शिप टूट गया, बक्से टूट गए, तो उसके अंदर के जो रबर टॉयज थे वो जो है ऊपर सरफेस एरिया पे आ गए और फ्लोट करने लगे, तैरने लगे। दिस इंसिडेंट ऑकर्ड ऑन 10 जनवरी 1992। देखो ये डेट याद रखो कि ये जो इंसिडेंट था, ये जो हादसा था, ये हुआ था 10 जनवरी 1992 को। नाउ अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड। अब अचानक से एक अजीब वाकया पेश आया। क्या? आफ्टर अराउंड 10 months, तकरीबन 10 महीनों बाद, ऑन 16 नवंबर 1992 सम ऑफ दीज टॉयज रीच द कोस्ट ऑफ अलास्का। उनमें से कुछ टॉयज जो थे, हालांकि टूटे कहाँ पर थे? अमेरिका और हांगकांग के बीच का जो आइलैंड था, हवाई आइलैंड, वहाँ पर वो टूटे थे। लेकिन 10 महीनों बाद वो टॉयज तैरते तैरते कहाँ पहुँचे? अलास्का कोस्ट के नज़दीक पहुँचे। Some of them crossed the Bering Strait and moved up to the Arctic Ocean by the year 2000. पैसिफिक ओशियन में था 2000 में, 1992 के बाद 2000 में जो है वो तो वही टॉयज कहाँ पर पाए गए? आर्कटिक ओशियन में पाए गए। एंड some of them also floated to Atlantic Ocean from Arctic Ocean, और उनमें से कुछ अटलांटिक ओशियन तक पहुंच गए तैरते हुए, फ्लोट करते हुए आर्कटिक ओशियन से। Some of these reached the eastern coast of America in 2003, और उनमें से कुछ ईस्टर्न कोस्ट पर अमेरिका के 2003 में पहुंचे। And some of the toys had even reached the European coast by 2007, और उनमें से कुछ, यानी सोचो कहाँ पर है? अमेरिका, हांगकांग कहाँ पर है और यूरोप कहाँ पर है? अभी मैं बताती हूँ आप लोगों को मैप में कि ये कितना दूर पहुँच गए 2007 तक। फ्रॉम द हवाई आइलैंड सम टॉयज टुक द रूट टू ऑस्ट्रेलिया, और हवाई आइलैंड से कुछ टॉयज ने तो ऑस्ट्रेलिया का रूट भी पकड़ लिया। वाई डिड द टॉयज ट्रैवल इन दिस वे? क्यों उन्होंने इस तरीके से ट्रैवल किया? देखो यहाँ पर देखो, ये मैप आप लोगों को दिखाया गया है, ठीक है। अब इस मैप में देखो, हांगकांग से वो जा रहा था अमेरिका की तरफ, करेक्ट। अब हांगकांग से अमेरिका की तरफ जा रहा था। यहाँ से ये देखो जनवरी 1992, ये जो डॉट दिख रहा है ना आप लोगों को, इस आइलैंड के पास में वो टूट गया। अब देखो यहाँ से वो कहाँ कहाँ पहुँच रहा है, ये देखो नीचे ऑस्ट्रेलिया में पहुँच रहा है, ये देखो ऊपर 1992 से लेकर 2007 की तरफ आओ, यूरोप में भी पहुँच गया। समझ में आया? इस तरीके से ये इतना रास्ता जो उन टॉयज ने तय किया, ये किस वजह से तय किया? ये किस वजह से उन्होंने ट्रैवल किया? ये ट्रैवल किया उन्होंने because of the ocean current, surface ocean current and
डीप ओशियन करंट, हमारे समंदर के जो पानी है वो बिल्कुल एक जगह पर ठहरा हुआ नहीं है, उसमें मूवमेंट होती है। तो मूवमेंट की वजह से ये टॉयज भी जो है एक, देखो ये टॉयज जो है ये एक जगह से दूसरी जगह पानी में तैरते तैरते पहुंच गए। ठीक है, अब इससे आपको समझ में आया होगा कि जिस तरीके से ट्रे में पानी डालने पर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, डेंसिटी का डिफरेंस आया और प्लैनेटरी विंड्स, ये एक 3 वजह है ओशियन करंट्स के लिए भी। जैसा कि हमने ट्रे में देखे, बिल्कुल वैसी ही मूवमेंट हमारे ओशियंस में भी होती है। लेकिन ओशियन की जो मूवमेंट है, जो ओशियन करंट्स हैं, दे आर ऑफ 2 टाइप्स। एक तो सरफेस ओशियन करंट और दूसरा होता है डीप ओशियन करंट। देखो आगे चलते हैं। द ओशियन वाटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बेस्ड ऑन डेप्थ, सरफेस वाटर एंड डीप वाटर। के जो हमारे समंदर की जो गहराई है, डेप्थ है, उस डेप्थ को देखते हुए जो ओशियन करंट्स हैं उनको 2 हिस्सों में बांटा गया है। सरफेस मतलब पानी को ही, ओशियन वाटर को ही 2 हिस्सों में बांटा गया है, तो सरफेस वाटर एंड डीप वाटर। अब तुम बोलेंगे टीचर पानी तो पानी है, सरफेस वाटर और डीप वाटर मतलब क्या? तो देखो, जो हमारा सी लेवल है, समंदर की जो ऊपरी हिस्सा है, सरफेस है, वहाँ से लेकर 500 मीटर नीचे तक, सी लेवल से 500 मीटर नीचे तक का जो हिस्सा है वो कहलाता है सरफेस वाटर। और अब 500 जब मतलब सरफेस लेवल से 500 तक पहुंच गए, अब 500 के भी नीचे फिर वो गहराई तो कितनी भी हो सकती है और अलग अलग ओशियंस की अलग अलग होती है गहराई। तो 500 मीटर से नीचे की तरफ की जो डेप्थ है, बिलो 500 मीटर, वो कहलाता है डीप वाटर। समझ में आया? सरफेस वाटर एंड डीप वाटर। The region from sea level to the depth of 500 meter is considered to be the surface water. अभी मैंने बताई आप लोगों को कि सी लेवल से 500 मीटर की तक की जो गहराई है वो जो है सरफेस वाटर कंसिडर किया जाता है। सनलाइट कैन रीच टिल दिस पार्ट। अब ये जो पानी है ना, ये पानी थोड़ा सा वार्मर होता है। क्यों वार्मर होता है? क्योंकि जो हमारी सूरज की रोशनी है वो इस 500 मीटर तक की रेंज तक पहुंच पाती है, इसलिए ओशियन का ये जो पानी का हिस्सा होता है फ्रॉम द सी लेवल से 500 मीटर नीचे तक का, वो थोड़ा सा गर्म होता है, गर्म पानी का हिस्सा होता है। द मूवमेंट इन दिस लेयर ऑक्योर मेनली ड्यू टू डिफरेंसेस इन टेम्परेचर एंड सैलिनिटी। अब इस पानी के हिस्से में जो भी मूवमेंट होती है वो होती है टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से एंड सैलिनिटी मतलब द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन वाटर। हमारा जो समंदर का पानी होता है वो खारा होता है ना, अब कोई जगह पर ज़्यादा खारा होता है, कोई जगह पर कम खारा होता है, ये भी टेम्परेचर की वजह से ही होता है। टेम्परेचर कोई जगह पर ज़्यादा होता है, कोई जगह पर कम होता है। जैसे भी हमारा अटलांटिक ओशियन है, आर्कटिक ओशियन है, ये टोटली बर्फ से घिरे हुए हैं, है ना। यहाँ पे टेम्परेचर ऑलरेडी कम होता है, तो कम होने की वजह से वहाँ पर ऊपरी सतह पर भी पानी जो है ज़्यादा गर्म नहीं होता है। समझ में आया? तो जो दूसरी जगह, अब इसी की बनिस्बत जो इक्वेटोरियल रीजन है, अब वहाँ पर तो सूरज की रोशनी बिल्कुल सीधी पड़ती है, तो वहाँ पर जो है टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो सैलिनिटी भी कम होती है। देखो टेम्परेचर ज़्यादा होगा ना तो पानी गर्म होगा, गर्म पानी जो है वो अपने अंदर के एलिमेंट्स को अलग करता है ना। तो इस वजह से नमक जो है वो पानी से अलग होता है, इस वजह से वहाँ पर सैलिनिटी कम होती है बनिस्बत कोल्ड वाटर के। द प्लैनेटरी विंड्स गिव स्पीड टू द ओशियन करंट। और फिर अब 2 चीज़ें तो हो गई, एक हो गया टेम्परेचर के बाद में हो गया सैलिनिटी की वजह से ही डेंसिटी डिपेंड करती है पानी की। जहाँ पर सैलिनिटी ज़्यादा होगी तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, सैलिनिटी कम होगी तो डेंसिटी कम होगी। तो डेंसिटी पर डिपेंड करता है ओशियन करंट्स के लिए। और तीसरा है ये प्लैनेटरी विंड्स यानी हमारे सरफेस पर जो हवाएं चलती हैं, जो एक तरफ से दूसरी तरफ हवाएं चलती है एक ही फ्लो में, उस स्पीड पर भी ओशियन करंट्स डिपेंड करते हैं। दिस गिव स्पीड, वो हवाएं ही इस ओशियन करंट्स की स्पीड को भी बढ़ाती हैं। ठीक है,
अब बढ़ते हैं आगे, हॉरिजॉन्टल और सरफेस ओशियन करंट। हॉरिजॉन्टल या फिर सरफेस ओशियन करंट, यानी अब हम पढ़ने जा रहे हैं सरफेस, जो मैंने बताई ना आप लोगों को, 2 टाइप्स ऑफ करंट्स आर देयर, सरफेस ओशियन करंट एंड डीप ओशियन करंट। अब ये जो सरफेस ओशियन करंट है ना, ये एक्चुअल में कौन सा हिस्सा है पानी का, सी लेवल से 500 मीटर डेप्थ तक के नीचे का हिस्सा है। तो अब उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। द फ्लो ऑन द सरफेस ऑफ द ओशियन मूव्स ओनली 10% ऑफ द ओशियानिक वाटर, यानी जो पूरा हमारा ओशियानिक वाटर है उसका 10% ही सरफेस ओशियन में मूवमेंट होती है। द सरफेस फ्लो इज कंसिडर्ड अप टू 500 मीटर्स ऑफ डेप्थ। अब सरफेस एरिया में जो फ्लो है, जो मूवमेंट है, वो कितने तक की कंसिडर की जाती है, सिर्फ 500 मीटर डेप्थ तक ही कंसिडर की जाती है। द डिस्चार्ज ऑफ वाटर इन द ओशियन इज मेजर्ड इन सेवरड्रप यूनिट। अब पानी का जो मेजरमेंट है ओशियंस में, उसकी यूनिट देखो, यूनिट पढ़े हैं ना तुम लोगों ने अलग अलग, जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए सेंटीमीटर, मीटर, समझ में आ रहा है। तो जैसे अलग अलग यूनिट होती है ना किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए, वैसे ही जो डिस्चार्ज ऑफ वाटर है, जो पानी ओशियन वाटर है, उसको मेजर करने की जो यूनिट है उसका देखो, ये तुम लोगों को स्पेलिंग और नाम दोनों भी याद रखना है, सेवरड्रप यूनिट। इट इज इक्विवेलेंट टू 1 मिलियन क्यूबिक मीटर पर सेकेंड डिस्चार्ज। ये किसके बराबर होता है, इक्विवेलेंट मतलब बराबर होता है, यानी 1 सेवरड्रप यूनिट इज इक्वल टू 1 मिलियन क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। ठीक है। द हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ ओशियन वाटर ऑकर्स एज वार्म एंड कोल्ड करंट्स। अब जो हॉरिजॉन्टल फ्लो ओशियन वाटर में, जो हॉरिजॉन्टल फ्लो होता है, जो सरफेस पे मूवमेंट्स होती है, वो असल में वार्म एंड कोल्ड करंट्स की वजह से होती है। देखो ये तो हमने अपने जो ट्रे की एग्जाम्पल थी उसमें पहले ही पढ़ चुके कि वार्म वाटर और कोल्ड वाटर की वजह से ही जो मूवमेंट है वो ऑकर हो रही है। बिल्कुल इन द सेम वे जो सरफेस एरिया पर भी जो मूवमेंट हो रही है वो भी वार्म एंड कोल्ड करंट्स की वजह से ही हो रही हैं। दीज करंट्स फ्लो फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स एंड फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर। इक्वेटर आप लोगों को पता है क्या होता है, हमारी जो ज़मीन है, हमारी जो अर्थ है, उसके बीचों बीच जो इमेजिनरी 0 डिग्री की लाइन है, दैट इज कॉल्ड इक्वेटर। और इक्वेटर से ऊपर जो नॉर्थ है वो नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल होता है ना। तो इक्वेटर से देखो क्या दिया गया है, इक्वेटर से पोल्स की तरफ और पोल्स से इक्वेटर की तरफ ये जो करंट्स हैं ये फ्लो करती है, यानी इक्वेटर से ऊपर की तरफ भी और ऊपर से नीचे की तरफ भी। समझ में आया, दोनों तरीके से ये जो करंट्स है ये फ्लो करती हैं। These currents are pushed to long distances by the planetary winds। अब जो हवाएं चलती है उन हवाओं की वजह से ये जो करंट्स हैं इनको जैसे कि पुश किया जाता है। These currents are pushed, जैसे और जैसे बढ़ावा मिल रहा है, पीछे से धक्का मिल रहा है उनको, ये प्लानिटरी विंड्स की वजह से, जिसकी वजह से ये जो करंट्स है और बड़ी लॉन्ग डिस्टेंस पर फैल जाती हैं। एज अ रिजल्ट द ओशियन वाटर फ्लोज फ्रॉम इक्वेटर टू बोथ द पोल्स एंड वाइस वर्सा। और इसी वजह से इक्वेटर से ओशियन जहाँ पर है वहाँ पर इक्वेटर से पोल्स की तरफ ये ओशियन करंट्स मूव करती है, पोल्स से इक्वेटर की तरफ भी, इक्वेटर से पोल्स की तरफ भी। You have studied the map given in the figure. Study the map again and answer the following. ये answer the following questions हमको नहीं करना है, लेकिन हमको ये मैप ज़रूर देखना है। देखो ये मैप देखने से ना आप लोगों को पता चलेगा। देखो यहाँ पर ये 0 डिग्री इक्वेटर आपको दिखाई दे रहा है, करेक्ट। 0 डिग्री इक्वेटर की लाइन डैश 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 आपको दिखाई दे रही है। ये जो लाइन है ये हमारी अर्थ को 2 पार्ट में कन्वर्ट करता है, एक नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ साइड में नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, साउथ साइड में साउथर्न हेमिस्फीयर। नीचे का हिस्सा जो है साउथर्न हेमिस्फीयर है, ऊपर का हिस्सा जो है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है। अब ये है हमारा नॉर्थ पोल और ये जो नीचे का हिस्सा है हमारा साउथ पोल। तो अब यहाँ पर ना इस फिगर में तुमको 2 तरीके की लाइन दिखाई दे रही होंगी, एक रेड लाइन दिखाई दे रही है, एक ब्लू लाइन दिखाई दे रही है, एरो के साथ दिखाई दे रही है ना।
दिखाई दे रही है? तो देखो अब तुम रेड लाइन को देखो, रेड लाइन जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ है एरो, यानी इक्वेटर से पोल की तरफ। देखो सब जगह पर देखो रेड लाइन इक्वेटर से पोल की तरफ है, रेड लाइन इक्वेटर से पोल की तरफ है, रेड लाइन इक्वेटर। यहाँ पर देखो नीचे साउथर्न हेमिस्फीयर पे देखो इक्वेटर से पोल की तरफ, इक्वेटर से पोल की तरफ। ये क्या है रेड लाइन? ये एक्चुअल में है हमारी वार्म ओशियन करंट्स, गर्म पानी के, यानी जो गर्म पानी है वो ऊपर से नीचे कोल्ड वाटर की तरफ आ रहा है। ठीक है, अब ये जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन है हमारी कोल्ड ओशियन करंट। क्या है ये? कोल्ड ओशियन करंट, जो कोल्ड वाटर से वार्म वाटर की तरफ जा रही है। देखो ब्लू लाइन देखो नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। यहाँ पर भी देखो ब्लू लाइन देखो पोल से इक्वेटर की तरफ, पोल से। अब देखो तुमको समझना होगा कि पोल्स की तरफ पानी ठंडा है और इक्वेटर की तरफ पानी गर्म है। ठीक है, इक्वेटर जो कि सन के बिल्कुल सामने होता है ना हमेशा, तो इक्वेटर की तरफ जो है हमारे ओशियंस में पानी हमेशा गर्म होता है, और पोल्स ऊपर नॉर्थ पोल और साउथ पोल नीचे, दोनों की तरफ पानी आपको हमेशा ज़्यादा ठंडा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर सूरज की रोशनी बिल्कुल सीधी नहीं पड़ पाती है जल्दी। ठीक है, तो इस वजह से जो वार्म ओशियन करंट है देखो वो इक्वेटर से ऊपर की तरफ जा रही है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तुम सारी रेड लाइन को देखो, वो इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ रही हैं ऊपर, और जो ब्लू लाइन है वो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो कर रही है, वो कोल्ड ओशियन करंट है। करेक्ट। अब इसी की बनिस्बत तुम साउथर्न हेमिस्फीयर में देखो, ये है साउथर्न हेमिस्फीयर, तो इक्वेटर से नीचे की तरफ वार्म वाटर नीचे की तरफ आ रहा है, और कोल्ड ओशियन करंट जो ब्लू लाइन है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। समझ में आ गया तुम लोगों को ये वार्म ओशियन करंट और कोल्ड ओशियन करंट के बारे में कि इनका फ्लो कैसा होता है? देखो इनका फ्लो कैसा है ना, इस तरीके से जो है ये जो मूवमेंट हो, देखो यहाँ पर तुमको समझ में आएगा, जहाँ पे ये ब्राज़ील करंट और बेंगुलिया करंट तुमको दिखाई दे रहा है, ब्राज़ील करंट, बेंगुलिया करंट। देखो एक सर्कुलर मोशन बन रहा है सर्कुलर मोशन। तो इस तरीके से ये जो करंट्स हैं ये क्या करते हैं, वार्म वाटर कोल्ड वाटर मिलकर एक सर्कुलर करंट बनाते हैं। समझ में आया? वैसे ही देखो यहाँ पर भी ऐसा है, यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? इस तरीके से। तो आई होप ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हमको नहीं करना है। We have studied that ocean currents are formed due to differences in temperature। अब आप लोगों को समझ में आ गया कि ओशियन करंट्स जो हैं वो किसकी वजह से बनते हैं? डिफरेंसेस इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में फ़र्क होता है, कहीं पर ठंडा कहीं पर गर्म। डिफरेंस इन डेंसिटी, डेंसिटी का फ़र्क होता है, कहीं पानी हल्का है कहीं पानी भारी है, जहाँ पर गर्म पानी है वहाँ पानी हल्का होगा, जहाँ पर ठंडा पानी है वहाँ पर पानी भारी होगा, तो हल्के भारी पानी की वजह से। एंड प्लैनेटरी विंड्स, और जो हवाएं चलती हैं उनकी वजह से, उनके फ्लो की वजह से भी ओशियन मूवमेंट्स को भी एक स्पीड मिलती है। तो ये तीन बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि ओशियन करंट्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू डिफरेंसेस इन टेम्परेचर, डेंसिटी एंड प्लैनेटरी विंड्स। In addition, the following reasons are also responsible for the direction of flow of ocean current and their velocity। अब देखो और कौन कौन सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है। हाँ भाई, इसको तो हम भूल ही नहीं सकते, रोटेशन ऑफ द अर्थ। देखो तीन तो मेन चीज़ें हैं, टेम्परेचर, डेंसिटी, प्लैनेटरी विंड्स, लेकिन और एक चीज़ भी है जो ओशियन करंट्स की जो मूवमेंट है उसमें जो चेंजेस आते हैं उसके लिए असरअंदाज होती है, वो है रोटेशन ऑफ द। हमारी ज़मीन स्टिल थोड़ी है, हमारी ज़मीन एक जगह पर ठहरी हुई है क्या? नहीं, हमारी ज़मीन तो कंटिन्यूसली मूव कर रही है, रोटेट कर रही है। तो बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ द ओशियन करंट्स मूव
clockwise direction in the northern hemisphere and anti-clockwise direction in the southern hemisphere। क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो भी completely रोटेट करती है, इस वजह से हमारे जो ओशियन करंट्स है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज आप लोगों को पता है, और एंटी क्लॉकवाइज यानी उसका उल्टा, क्लॉकवाइज जैसे घड़ी चलती है उस डायरेक्शन में, और एंटी क्लॉकवाइज यानी उसी का उल्टा, तो वो साउथर्न हेमिस्फीयर में। देखो ये जो फिगर हमने देखे थे, इस फिगर में आप देखो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जो विंड्स है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। रेड एरो दिखाई दे रहा है आपको, क्लॉकवाइज एरो देखो किस तरफ है, जैसे घड़ी चल रही है वैसा। और साउथर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, देखो उल्टा, ठीक है, उसी का उल्टा, तो एंटी क्लॉकवाइज नॉर्दर्न। ये किस वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। फिर है कॉन्टिनेंटल स्ट्रक्चर। अब एक और रीज़न क्या है कि हमारा जो कॉन्टिनेंटल स्ट्रक्चर है वो भी तो एक जैसा नहीं है ना। हमारे टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स है। अब तुमने देखे होंगे कि जो पैसिफिक ओशियन है वो टोटल 2 कॉन्टिनेंट्स से घिरा हुआ है, लेकिन जो इंडियन ओशियन है उसमें सिर्फ एक ही तरफ ऊपर कॉन्टिनेंट है, नीचे की तरफ कॉन्टिनेंट है ही नहीं। अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन का भी एक अलग स्ट्रक्चर है। तो जो हमारा जो हमारे जो ओशियंस हैं उनके आसपास में जो कॉन्टिनेंट्स है उनका स्ट्रक्चर भी तो अलग अलग है ना। इस वजह से अकॉर्डिंग टू द अलाइनमेंट ऑफ द कोस्ट लाइन द डायरेक्शन ऑफ द ओशियन करंट चेंजेस। अब क्योंकि हमारे ओशियंस को जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उनका कोस्ट लाइन अलग अलग मिल रहा है, सब ओशियंस को एक जैसा कोस्ट लाइन नहीं मिला हुआ है, सब ओशियंस को अलग अलग कोस्ट लाइन मिला हुआ है। इस वजह से ओशियन करंट्स में भी चेंजेस आते हैं। द वेलोसिटी ऑफ द ओशियन करंट इज अराउंड 2 to 10 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 2 से 10 किलोमीटर की स्पीड उनकी होती है। द ओशियन करंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, कोल्ड करंट्स एंड वार्म करंट्स। ये तो हम देख ही चुके हैं, कोल्ड करंट्स एंड वार्म करंट्स। अब देखो, अब तक हम सिर्फ सरफेस करंट्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। सरफेस करंट्स कौन से? जो सी लेवल से 500 मीटर की डेप्थ तक है, उसी को सरफेस वाटर कहा जाता है। सरफेस वाटर से ही ओशियनिक सरफेस करंट बनती है, जिसके बारे में हमने पढ़े। अभी तक हमने सिर्फ सरफेस करंट के बारे में ही पढ़े। अब इसका असर क्या होता है ह्यूमन लाइफ पे? व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ओशियन सरफेस करंट्स ऑन ह्यूमन लाइफ? देखो ध्यान से देखेंगे बच्चे, ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Ocean currents especially affect the climate of the regions having proximity to the sea। अब बड़ा स्पेशली अफेक्ट यानी खास तौर से अफेक्ट करती है ओशियन करंट जो क्लाइमेट को। हमारा जो क्लाइमेट है, ठंडा, गर्म, बारिश, ये जो क्लाइमेट है इसको, हमारे रीजन के क्लाइमेट को ये जो समंदर का जो पानी है, जो ओशियन करंट्स है, वो बहुत इफेक्ट करती है। In cold regions where warm ocean currents flow, climate becomes warmer। अगर कोल्ड रीजन है, ठीक है, वहाँ पे ठंडा इलाका है, लेकिन वहाँ पर से वार्म ओशियन करंट्स फ्लो हो रही है। समझ में आ रहा है? वार्म ओशियन करंट्स जो है फ्लो हो रही है, तो फिर वहाँ का क्लाइमेट भी वार्मर बन जाता है। कोल्ड रीजन था, लेकिन वार्म ओशियन करंट्स नज़दीक होने की वजह से वहाँ का क्लाइमेट क्या बन गया? वार्मर बन गया। इन सम रीजन द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन इंक्रीजेस। कुछ रीजन ऐसे होते हैं जहाँ पे प्रेसिपिटेशन इंक्रीज हो जाता है, यानी बारिश का होना। प्रेसिपिटेशन वही होता है ना जहाँ पे इवापोरेशन होने के बाद, कंडेंसिंग के बाद जो है वापस वाटर में इन द फॉर्म ऑफ रेन जब पानी वापस आता है तो उसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं, जो हम अपने 3rd लेसन में पढ़ चुके हैं। तो उसका अमाउंट भी इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल द वार्म ओशियन करंट्स फ्लोइंग नियर वेस्टर्न यूरोप, साउथर्न अलास्का एंड जापानीज कोस्ट रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ द विंटर्स देयर एंड मेक देम वार्मर। अब इसकी एक और एग्जाम्पल ये है कि वेस्टर्न यूरोप में, साउथर्न अलास्का में, जापानीज कोस्ट में जो विंटर सीजन जो होना चाहिए वो
नहीं हो पाता उतना, वो रिड्यूस हो जाता है, उसकी इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है, बिकॉज दे मेक देम वार्मर, क्योंकि ये जो ओशियन करंट्स हैं उनके नज़दीक जो पैसिफिक ओशियन है उसकी वजह से जो ओशियन करंट्स, वार्मर ओशियन करंट्स हैं, तो वो एरिया भी वार्मर बन जाता है, वार्मर ओशियन करंट्स की वजह से, वार्म ओशियन करंट्स की वजह से। समझ में आई बात? तो ये जो वार्म ओशियन करंट्स और कोल्ड ओशियन करंट्स है, ये हमारे क्लाइमेट पर भी अफेक्ट करती है। एज अ रिजल्ट दीज पोर्ट्स डू नॉट फ्रीज इन विंटर, इसी वजह से ठंडी का मौसम होने के बावजूद ये जो पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स यानी बंदरगाह जो कोस्टल एरियाज पर है, ठीक है, वो जो है फ्रीज नहीं हो पाते हैं, जैसे वहाँ पे बर्फबारी नहीं हो पाती है। जैसे इसी के अलावा तुम अगर ये एरियाज के दूसरी जगह पर चले जाओ उस साइड में, तो वहाँ पे बर्फबारी होती है, लेकिन कोस्टल एरियाज में बर्फबारी नहीं होती। क्यों? बिकॉज ऑफ द वार्म ओशियन करंट्स। समझ में आया? Had ocean currents been absent, the ocean water would have remained still. अब अगर ओशियन करंट्स नहीं है, यानी ना वार्म ओशियन करंट है ना कोल्ड ओशियन करंट है, तो वहाँ का जो पानी है, जो समंदर का जो पानी है, वो स्टिल रहता है, वो मूवमेंट नहीं करता। इन सच वाटर्स द बायोटिक कंपोनेंट्स वुड हैव बीन डिवॉइडेड ऑफ फूड। अब ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी मूव ही नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, यानी कि जो जानदार चीज़ें हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बायोटिक जो कंपोनेंट्स है, उनके खाने का जरिया ही नहीं होता है वहाँ पे, उनको खाना नहीं मिल पाता वहाँ पे। कॉन्सिक्वेंटली मरीन लाइफ एंड इट्स इकोसिस्टम वुड हैव बीन लिमिटेड इन इट्स एरिया। यहाँ पर ऐसी जगहों पर जहाँ पर पानी में मूवमेंट नहीं हो रही है, ना वार्म ओशियन करंट है ना कोल्ड ओशियन करंट है, तो वहाँ पे पानी में मूवमेंट नहीं होती है। अब मूवमेंट नहीं हो रही है, इस वजह से वहाँ पर जो बायोटिक कंपोनेंट, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको अपना खाना नहीं मिल पाता। इस वजह से जो मरीन लाइफ है, जो इकोसिस्टम है, वो वहाँ पर लिमिटेड रह जाता है। समझ में आया? इज लिमिटेड इन इट्स एक्सटेंट इन रीजन वेयर कोल्ड एंड वार्म करंट्स मीट। लेकिन इसी की बनिस्बत जहाँ पर कोल्ड और वार्म ओशियन करंट मिलते हैं, प्लैंकटन, वेजिटेशन, अलगाए एक्सेट्रा ग्रो। ऐसी जगहों पर अलग अलग जो झाड़ियाँ वगैरह है, प्लैंकटन, वेजिटेशन, अलगाए, ये सब जो है ग्रो होती हैं। समझ में आ रही है बात? अब जहाँ पर कोल्ड और वार्म ओशियन करंट्स होती हैं, तो वहाँ पर जो है प्लांट्स उगते हैं। अब प्लांट्स उगेंगे तो वो जो है फिशेस का खाना बन जाता है। दिस इज फूड फॉर द फिश, वो उनका खाना है। देयरफॉर फिश कम हियर इन अ लार्ज नंबर एंड ब्रीड। इस वजह से बड़ी तादाद में फिशेस यहाँ पर आती हैं और पनपती है, खाती है, अपना फीडिंग करती है। दिस हैज़ इन टर्न लेड टू फॉर्मेशन ऑफ लार्ज फिशिंग ग्राउंड। इस वजह से ये जो एरियाज है जहाँ पे वार्म और कोल्ड ओशियन करंट्स मिलते हैं, तो ये जो है बड़े फिशिंग ग्राउंड्स बन जाते हैं। यानी कि ये फिर ह्यूमन लाइफ के लिए, हमारे ह्यूमंस के लिए फैसिलिटी हो जाती है ना फिशिंग के लिए। उनको जो है फिशिंग का वहाँ पर मौका मिल जाता है, अच्छी अच्छी मछलियाँ मिलेंगी, उनको बेचेंगे, पैसे कमाएंगे। अब ये आजकल तो बहुत बड़े बड़े इसकी फैक्ट्रीज हैं। तो इस तरीके से वो जो है बड़ी फिशिंग ग्राउंड्स बन जाती है। ग्रैंड बैंक नियर द नॉर्थ अमेरिकन कोस्ट इन अटलांटिक ओशियन एंड डॉगर बैंक नियर द यूरोपियन कोस्ट आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। ये जो है दो बड़े बड़े फिशिंग ग्राउंड्स हैं। ग्रैंड बैंक जो कि नॉर्थ अमेरिका के नज़दीक, कोस्ट के नज़दीक है, एंड अटलांटिक ओशियन, नहीं, नॉर्थ अमेरिकन कोस्ट इन अटलांटिक ओशियन एंड डॉगर बैंक। एक तो ये है ग्रैंड बैंक जो कि नॉर्थ अमेरिकन कोस्ट के नज़दीक अटलांटिक ओशियन में है, और दूसरा है डॉगर बैंक जो कि यूरोपियन कोस्ट के नज़दीक है। तो ये दो बड़ी एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे वार्म और कोल्ड ओशियन करंट्स की वजह से बहुत बड़े फिशिंग ग्राउंड्स अवेलेबल है, जिसकी वजह से जो है फिशिंग की जाती है। ये एक ऑक्यूपेशन जो है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन वहाँ पर अपनाया गया है।
विथ रिस्पेक्ट टू द वाटर ट्रांसपोर्ट टू द ओशियन करंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए भी ओशन करंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर ट्रांसपोर्ट होता है ना, शिप एक जगह से दूसरी जगह आती है लोगों के लिए, गुड्स के लिए, ठीक है, तो ये उसके लिए भी ओशन करंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द ट्रांसपोर्टेशन इज डन अकॉर्डिंग टू द फ्लो ऑफ ओशियन करंट द स्पीड ऑफ द शिप इंक्रीजेज एंड द फ्यूल इज सेव्ड टू। अरे कितना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये तो, कि ओशियन करंट की जो है वजह से अगर उसका फ्लो जिस साइड में रहा, ओशियन करंट्स का फ्लो जिस साइड में है, अगर उसी साइड में हमारी शिप भी जा रही है तो हमारा फ्यूल भी बच जाता है और शिप की स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि अब बोलते हैं ना कि जो एक बहाव होता है अगर उसी बहाव में जाएंगे तो फिर स्पीड बढ़ जाती है। तो बिल्कुल वैसे ही शिप का भी होता है कि जो ओशियन करंट्स की का बहाव है जिस तरफ, अगर उसी बहाव में हमारी शिप भी चल रही है तो ऑटोमेटिकली उसकी स्पीड बढ़ जाती है और हमारा फ्यूल जो है वो सेव हो जाता है। देखो अभी तक हमने 3 चीज़ें पढ़े। इफेक्ट ऑफ सरफेस ओशियन करंट, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इफेक्ट्स ऑफ सरफेस ओशियन करंट, जिसमें पहला था क्लाइमेट, कि ओशियन करंट्स की, सरफेस ओशियन करंट्स की वजह से क्लाइमेट पर असर पड़ता है कि अगर वार्म ओशियन करंट है तो कोल्ड रीजन होने के बावजूद भी जो कोस्टल एरिया है वो वार्मर बन जाता है। वार्म ओशियन, कोल्ड ओशियन करंट्स की वजह से कोई कोई जगह पे प्रिसिपिटेशन भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। फिर हमने दूसरी चीज़ पढ़े कि ये वार्म और कोल्ड ओशियन करंट जहाँ पर ये मिलते हैं वहाँ पर बिग फिशिंग ग्राउंड्स बन जाते हैं, क्योंकि इनकी ही वजह से वहाँ पर प्लैंकटन, वेजिटेशन, एल्गाई जैसी चीज़ें ग्रो करती है जो फिशेस का फूड है। इसलिए एक बड़ी तादाद में फिशेस यहाँ पर जमा होती है और ये एक बड़े फिशिंग ग्राउंड बन जाते हैं। तीसरा, अब एक मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़े कि इसी की वजह से, ओशियन करंट्स की वजह से जो है, अगर जिस फ्लो में हमारा ओशियन करंट है उसी फ्लो में हमारी शिप भी जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन भी उसी फ्लो में हो रहा है, तो फिर हमारी शिप की स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है और फ्यूल सेव हो जाता है। नियर द कोस्ट वेयर कोल्ड करंट्स फ्लो द अमाउंट ऑफ precipitation is low. For example, in Peru, Chile and the arid desert of southwest Africa. Near the coast where cold current flows. अब देखो वार्म करंट नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है? कोल्ड करंट। वो एरिया, वो कोस्ट जहाँ पे कोल्ड करंट्स बहती हैं तो वहाँ पर प्रेसिपिटेशन ज़्यादा नहीं हो पाता। बोलो क्यों नहीं हो पाता होगा? क्योंकि इवापोरेशन ज़्यादा नहीं हो पाता है। इवापोरेशन ज़्यादा होगा तभी तो प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होगा ना। समझ में आ रही है बात? तो अब क्योंकि यहाँ पे कोल्ड करंट्स हैं, ठंडी हवाएं जो की वजह से, जो कोल्ड करंट्स हैं उनकी वजह से एरिया जो है कोल्ड हो जाता होगा। इस वजह से जो है इवापोरेशन नहीं तो प्रेसिपिटेशन भी नहीं, जो जिसकी एग्जांपल्स भी हमको दी गई है, पेरू, चिले एंड द एरिड डेजर्ट ऑफ साउथ वेस्ट अफ्रीका। At places where the cold and the warm currents meet, thick fog is formed. अब देखो ये एक 5वां रीजन इफेक्ट है कि जहाँ पर कोल्ड और वार्म ओशियन करंट मिलते हैं वहाँ पर थिक फॉग आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं 3rd लेसन में बता चुकी हूँ आप लोगों को। फॉग, धुंध जैसा जो एटमॉस्फेयर है तो वो जो है छा जाता है। सच फॉग्स क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। देखो अब ये जो है डिसएडवांटेज भी है कोल्ड और वार्म ओशियन करंट का, कि फॉग फॉर्म हो जाने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे, अब फॉग रहेगा तो जाहिर सी बात है आगे का रास्ता कैसे दिखेगा, तो इस वजह से जो है ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। द वार्म गल्फ स्ट्रीम एंड द कोल्ड लैब्राडोर करंट मीट नियर द न्यू फाउंडलैंड आइलैंड। तो यहाँ पर जो है वार्म गल्फ स्ट्रीम है और कोल्ड लैब्राडोर करंट्स है, ये दोनों जहाँ पर मिलते हैं वो है न्यू फाउंडलैंड आइलैंड। दिस लेड्स टू डेंस फॉग, ये एरिया में बहुत घना फॉग जो है आपको देखने को मिलेगा। बिकॉज ऑफ द कोल्ड करंट्स आइसबर्ग्स आर कैरीड अवे फ्रॉम द पोलार एरियाज। ये कोल्ड करंट्स की वजह से जो पोलार एरियाज है, ऊपर का हिस्सा जो पोलार एरियाज है, वहाँ से बड़े बड़े जो आइसबर्ग्स हैं वो तैरते हुए, आइसबर्ग्स आप लोगों को पता होगा कि बर्फीले टुकड़े
अटलांटिक आर्कटिक ओशियंस में बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े जमा है पानी के, तो वो जो आइसबर्ग्स है कभी कभार वो तैरते हुए इस तरफ आ जाते हैं। इन सच आइसबर्ग्स कम अलोंग द मरीन रूट के रास्ते जब ये आइसबर्ग्स आ जाते हैं, दे आर हैजार्डियस टू द शिप्स, वो जो है फिर शिप्स के लिए खतरा बन जाते हैं, है ना। कभी अगर शिप ऐसे बड़े आइसबर्ग से टकरा गई तो फिर जाहिर सी बात है शिप को नुकसान पहुंचेगा। अब वो कौन सी पिक्चर है, वो उसमें देखे होंगे आप लोगों ने, क्या है वो, टाइटैनिक। हाँ, टाइटैनिक तो देखे होंगे। टाइटैनिक में कैसे बड़ी सी शिप जो है वो आइसबर्ग से टकरा जाती है फॉग की ही वजह से। हाँ, द सेम सिचुएशन जो है क्रिएट हो जाती है। वार्म एंड कोल्ड ओशियन करंट जहाँ पर मीट होती है वहाँ पर थिक फॉग जो है वो फॉर्म होता है। समझ में आ गया सबको? अब देखो, अब तक हमने पढ़े किसके बारे में, सरफेस ओशियन करंट्स के बारे में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डीप ओशियन करंट्स के बारे में। सी हियर, सी दिस पिक्चर। अब इस पिक्चर में देखो, ये जो है सी लेवल है, डॉट 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 ब्लू लाइन ऊपर दिख रही है जहाँ पे पानी की एक लहर बनी हुई है, ये हमारा सी लेवल है, ठीक है। सी लेवल से 500 मीटर की एक लाइन भी आपको दिखाई दे रही है, वो है हमारा सरफेस वाटर। ये जो पार्ट है ये है हमारा सरफेस वाटर, सी लेवल से 500 मीटर का, ठीक है। अब ये पार्ट के बारे में हमने पढ़ चुके, सरफेस वाटर, उसमें होने वाली सरफेस ओशियन करंट और उसके इफेक्ट क्या होते हैं ये हमने पढ़ लिए। अब 500 मीटर के नीचे देखो, उसके नीचे पानी का बड़ा सा हिस्सा, ये डेप्थ कितनी होगी ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि हर जगह पर डेप्थ जो है वो अलग अलग भी है और चेंज भी होती है। ये हम पढ़ चुके हैं ओशियनिक फ्लोर के टाइम पे, ठीक है। तो इस वजह से ये जो डेप्थ है नीचे की वो है डीप ओशियन। क्या है वो? डीप ओशियन, डीप वाटर है वो। अब इस डीप वाटर में डीप ओशियन करंट्स मूव करती है, ठीक है। अब देखो डीप ओशियन करंट्स के बारे में पढ़ते हैं। वाटर करंट्स बियॉन्ड द डेप्थ ऑफ 500 मीटर्स आर नोन एज डीप वाटर और ओशियन करंट्स या डीप ओशियन करंट्स। These currents are formed due to the differences in temperature and density of the water in different parts of the ocean. अब ये जो डीप ओशियन करंट है इसके लिए दो वजह है, एक तो टेम्परेचर, दूसरा डेंसिटी। बताओ तीसरी वजह कौन सी हट गई है यहाँ पे से? तीसरी वजह कौन सी हट गई है? यस, प्लैनेटरी विंड्स। अब ये प्लैनेटरी विंड्स तो सरफेस पे थी ना, ये तो हमारे अर्थ पे ऊपर की तरफ है हवाएं जो चलती है, समंदर के नीचे गहराई में प्लैनेटरी विंड्स कहाँ पर से मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। इसलिए डीप ओशियन करंट्स की जो मूवमेंट है, ओशियन करंट्स जो है डीप ओशियन करंट, उसके पीछे दो रीज़न है, एक तो टेम्परेचर, यानी इसमें भी टेम्परेचर का फ़र्क होता है और डेंसिटी का भी फ़र्क होता है, जिसकी वजह से, और वो भी ओशियन के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग टेम्परेचर होता है, अलग अलग डेंसिटी होती है, जिसकी वजह से ये डीप ओशियन करंट्स क्रिएट होती है। दिस इज नोन एज थर्मोहेलाइन सर्क्यूलेशन। सी, दिस इज नोन एज थर्मोहेलाइन सर्क्यूलेशन। These currents flow till the sea bed of the ocean. ये जो है, जो हमारा सी बेड है, जो पानी का सबसे, ओशियन का सबसे नीचे का हिस्सा है, वहाँ तक ये करंट्स फ्लो करती हैं। दे फ्लो लाइक रिवर्स कंटिन्यूसली बिलो द सरफेस ऑफ द सी। जैसे हमारी अर्थ पे कैसे रिवर्स फ्लो करती है, वैसे ही जो है ज़मीन के नीचे भी ये पानी जो है वो फ्लो करते रहता है। Difference in temperature of various parts of the ocean is the major reason behind the deep sea currents. Deep sea currents का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो हमारे जो 4 मेजर ओशियंस है। कौन कौन से ओशियंस है? पैसिफिक ओशियंस है, अटलांटिक ओशियंस है, इंडियन ओशियंस है एंड आर्कटिक ओशियंस है, करेक्ट। तो ये जो 4 मेजर ओशियंस हैं, इनका टेम्परेचर हर जगह का एक जैसा नहीं है। जो नीचे के हिस्से का जो टेम्परेचर है वो हर जगह का एक जैसा नहीं है। आप खुद भी समझ सकते होंगे कि अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन बहुत ज़्यादा कोल्ड है,
उसकी बनिस्बत जो हमारा इंडियन ओशन है, क्योंकि वो इक्वेटर के नज़दीक है, तो जाहिर सी बात है वो वार्मर होगा, उसका टेम्परेचर अलग होगा। ये हम ऊपर की नहीं, हाँ, ये हम 500 मीटर से नीचे की बात कर रहे हैं, तो उसका भी तो असर पड़ता होगा ना इस पानी पर। तो डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द ओशियन, ओशियन के अलग अलग पार्ट्स में जो अलग अलग टेम्परेचर है, इज द मेजर रीजन बिहाइंड द डीप सी करंट्स। वार्म वाटर हैज़ लोअर सैलिनिटी एंड डेंसिटी। गर्म पानी, वार्म वाटर यानी गर्म पानी। अब जाहिर सी बात है गर्म पानी में जो है सैलिनिटी यानी जो सॉल्टीनेस है वो भी कम होता है, वो कम होता है इसलिए उसकी डेंसिटी कम होती है। समझ में आ रहा है? इसलिए वो हल्का होता है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा नहीं होती है। समझ, क्योंकि देखो पानी जब गर्म होता है ना तो वो अपने एलिमेंट्स को क्या करता है, छोड़ता है, अलग करता है अपने से। तो जाहिर सी बात है जब वार्म वाटर रहेगा तो वो भी जो नमक है, जो सॉल्टीनेस है, उसको अलहदा करेगा, अलग करेगा। तो इस वजह से वो जो वार्म वाटर है उसमें सैलिनिटी कम होती है और इसी वजह से उसकी डेंसिटी भी कम होती है। सच वाटर कम्स टू द सरफेस ऑफ द सी। ऐसा वाटर जो है वो डीप ओशियन से ऊपर की तरफ, सरफेस की तरफ आता है। कोल्ड वाटर विथ हाई डेंसिटी गोज डाउन। अब उसी का उल्टा जो कोल्ड वाटर होगा वो, अब क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, उसकी सैलिनिटी ज़्यादा है, इसलिए वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। कोल्ड वाटर विथ हाई डेंसिटी गोज डाउन, वो नीचे आता है। दिस मूवमेंट कॉजेज द डीप सी वाटर करंट, और यही मूवमेंट जो है डीप सी वाटर करंट्स की वजह बनती है। सी हियर, ये देखो रेड लाइन जो है वो वार्म ओशियन करंट्स, ब्लू लाइन जो है वो कोल्ड ओशियन करंट है। अब वार्म वाटर देखो वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और कोल्ड ओशियन देखो वो ऊपर से नीचे। तो दिस इज द थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। समझ में आ रहा है? अब देखो एक चीज़ और है यहाँ पर, देखो ये देखो, ये डीप ओशियन करंट की मूवमेंट है नीचे की तरफ, बिल्कुल सी बेड में बहुत 500 मीटर से नीचे की तरफ। तुम देखो किस तरीके से ये वार्म करंट और कोल्ड करंट मूव कर रही है। कोल्ड करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, वार्म करंट्स ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से ये पूरे ओशियन में नीचे की तरफ मूव करती हैं, छोटी छोटी जगहों पर नहीं, पूरे ओशियन में, इसलिए इसका बहुत असर पड़ता है बच्चों। Generally, the surface water near Greenland and Europe moves to more depth. ग्रीनलैंड और यूरोप का जो है सरफेस वाटर वो बहुत गहराई तक में जाता है। दिस वाटर मूव्स टू द एंटार्क्टिक एट दीज डेप्थ। ये जो है वाटर एंटार्क्टिका की गहराई तक भी चला जाता है। लेटर द वाटर मूव्स टू द सरफेस, और फिर उसके बाद में वापस से वो पानी सरफेस पर आता है। Thus the redistribution of the ocean water keeps occurring. इस तरीके से जो पानी का रीडिस्ट्रीब्यूशन है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाने का जो प्रोसेस है वो जो है keeps on going, this keeps on occurring. This redistribution takes around 500 years to complete. और ये जो redistribution है, ये प्रोसेस जो है पूरा पानी का नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाने का, ये 500 साल कंप्लीट करता है। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज कन्वेयर बेल्ट। इसे क्या कहते हैं? कन्वेयर बेल्ट। जो अभी मैंने आप लोगों को ऊपर एक फिगर बताई थी, सी दिस इज कॉल्ड कन्वेयर बेल्ट। ये जो पूरा मूवमेंट है ना, वार्म ओशियन करंट, कोल्ड ओशियन करंट का जो आप लोग देख रहे हो सी बेड में, तो ये जो है कहलाता है कन्वेयर बेल्ट। ठीक है, और इसी को पूरा होने के लिए 500 ईयर्स लगते हैं। अब जैसा कि हमने इफेक्ट्स ऑफ सरफेस ओशियन करंट देखे थे, अब हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डीप ओशियन करंट।
ड्यू टू थर्मोहलाइन सर्कुलेशन मूवमेंट ऑफ सी वाटर अकर्स ऑन अ लार्ज स्केल। थर्मोहलाइन सर्कुलेशन की वजह से जो सी वाटर है उसमें बहुत बड़े पैमाने पर मूवमेंट होती है, होगी ना। ये कोई पानी का थोड़ा सा हिस्सा नहीं, तुम थोड़ा सा एक बॉटल का पानी हिला कर देखो ज़रा सा, उसको राउंड घुमा के उसमें कितनी मूवमेंट होती है। तो फिर सोचो इतने बड़े ओशियन में इतनी मूवमेंट हो रही है तो ये कितने बड़े पैमाने पर होता होगा, ठीक है। तो दिस इज़ डन ऑन अ लार्ज स्केल because of this circulation ocean water moves from the surface to the bottom and from the bottom to the surface। और इसी मूवमेंट की वजह से, इसी सर्कुलेशन की वजह से जो समंदर का पानी है वो नीचे से बॉटम से ऊपर की तरफ आता है और ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। moves from the surface to the bottom and from the bottom to the surface। warm water is transferred to the bottom from the surface and the nutrient rich cold water is circulated to the surface। यानी कि जो वार्म वाटर है वो क्या करता है, ट्रांसफर टू द बॉटम, वो जो है बॉटम की तरफ जाता है फ्रॉम द सरफेस, एंड द न्यूट्रिएंट रिच कोल्ड वाटर, और जो नीचे का जो न्यूट्रिएंट रिच, क्योंकि उसमें बहुत सारा जो बोलते हैं ना सी बेड में जो है हमारे कई खजाने होते हैं, कई न्यूट्रिएंट रिच वैल्यूज़ होती है, तो वो सारा सब जो है वो सर्क्यूलेट होकर सरफेस की तरफ आता है। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द डीप ओशियन करंट। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये जो लेसन है ये कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से ये लेसन समझ में आ गया होगा। अब 5th लेसन के साथ हमारा जो ज्योग्राफी का सेमेस्टर तक का पोर्शन है वो भी कंप्लीट हो गया है, क्योंकि टोटल 10 लेसन्स हैं, उसमें से 5 लेसन्स ही ज्योग्राफी के जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूँगी ना, मैं तो आप लोगों को ज्योग्राफी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स और कुछ जो क्वेश्चन आंसर्स मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे कि जिनके आंसर टीचर अलग नहीं लिखा सकते। देखो जिन बच्चों को लिखा चुके हैं वो तो सीधा सीधा याद करना शुरू कर दो, लेकिन जिन बच्चों को नहीं लिखाए हैं उनके लिए मैं एक लेक्चर प्रिपेयर करके ज्योग्राफी का, जिसमें मैं सारे ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चन आंसर्स जो मैं करा सकती हूँ जो स्कूल से अलग नहीं होंगे वो मैं आप लोगों को दे दूँगी, ठीक है। तो लेकिन आप लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम यही है कि ये लेसन्स को रीड भी करो और इनको अच्छे से समझ लो, ताकि आप लोगों को आंसर्स याद करने में आसानी हो, ठीक है। चलिए फिर, अल्लाह हाफिज़, बाय।